जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर ने सही कहा, सही फरमाया, सही परिप्रेक्ष्य में। लेकिन जहां हम रह रहे हैं, जिस जगह हम रह रहे हैं, जिस भूभाग में रह रहे हैं और जिस कालो खंड में रह रहे हैं, थोड़ा तो कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ चाहिए। मैं आज आपको एक विजुअल दिखाता हूं, एक बात कहता हूं, यह बात तो आप देखेंगे स्क्रीन पर, उसके बाद मैं तुरंत लौटता हूं। यह बात कल की थी, कल शो कर रहा था, बारिश हो रही थी, एक नवयुवक की, वो कह रहा था यहां पे, मैं बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली वहीं पे जाता हूं, और वो समय था लगभग 6:45 या 46 का समय था, जब वो युवक यहां पे खड़ा था जहां ये शख्स इस समय ये खड़ा है, और वो अपनी बात कह रहा था। मैं आपको वहीं से जोड़ता हूं एक बार, और फिर वापस लौटता हूं शो में, और बातचीत का सिलसिला फिर से जोड़ता हूं। जी, एग्जैक्टली वहीं पे चलेंगे। क्या नाम है बेटा? हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, क्या काम करते हो बेटा? स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कुछ कहना? यस सर। हाँ। ये बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है? यस सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस सर। खेला? यस सर। और कितने, रुको एक मिनट भैया, बेटर को, तुमने ये गेम खेला? यस सर। कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है? मेरी माँ टीचर है सर। तुम्हारी माँ टीचर है, और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती हैं क्योंकि हम अंदर आओ। डिबेट बंद, डिबेट बंद। बेटा तुमने क्यों खेला? ये नशा है ना? 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई नहीं। हाँ? कोई नहीं, कोई बात नहीं करता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएंगे। इसलिए कि तुमने खेला और उसके बाद कर्ज है। हाँ, और लोग परेशान करते तुमने हैं। कहा किससे किससे कर्ज ले लिया? मैं तो 96 लाख रुपए जानना चाहता हूं बेटा, रकम होती है, कहां से पैसे ले लिए? सर बहुत तरीके हैं सर। पहले लोग से लिए, उसके बाद सर जब किसी को लत हो गई सर, फ्रॉड भी किए हैं सर। तुमने फ्रॉड भी किया? यस सर, बोल रहे हैं सर, हमने फ्रॉड भी किया सर। फ्रॉड भी किया, लोगों से भी पैसे लिए, 96 लाख रुपए। पहले तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, पहले तू यहां लग, मेरे यहां लग पहले। विकास सर से बात हुई, विकास तो भी बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक गेम वहाँ भी बहुत लोग खेलते हैं। मैम बोलेंगी मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई वजह नहीं है, लेकिन बार बार किसी चीज को अगर अच्छी है, और ये सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं उसमें अगर जगह किसी को मिल सकती है, अगर हम कान हमारे सही काम करते हैं, आंखें हमारी ठीक तरह से देखती हैं, जबान हमारी सही तरह से चलती है, तो इसमें कोई वापस आना चाहता है, इसमें जुड़ना चाहता है, इस सोसाइटी का हिस्सा होना चाहता है, तो यकीनन 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 ये सोसाइटी उसको दोनों हाथ से उसका स्वागत करे। कोई ये कहे कि मैं सुसाइड करना चाहता हूं, कैसे? हम सब लोग हैं, किस लिए हैं? हम यहां रोज जमा होते हैं, किस लिए जमा होते हैं? बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं, आखिर किसके लिए जोड़ते हैं? मैंने इनसे कहा था ये आज आएंगे। मैंने एक बहुत सीधी सी बात की, लगभग 41% युवा आबादी जो है इस देश की, इस मुल्क की, ऑनलाइन गेमिंग के साथ जुड़ रही है या जुड़ी हुई है। मैं सिर्फ इस बात, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, गैम्बलिंग जो है, जुआ, वो किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है, कानूनन भी स्वीकार नहीं है। बस उसका ही मैं उल्लेख कर रहा हूं बार बार। आप कह सकते हैं, बहुत सारे सवाल हमसे पूछ सकते हैं कि आखिर प्रमोशन, तमाम सारी बातें, तो यकीनन जो लोग हैं उनको और हम आप सबको बोलना पड़ेगा। अकेलापन और कोई कारण नहीं है, ये सिर्फ अकेलापन है जो कहीं मोबाइल पे या कहीं ऑनलाइन गेमिंग की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और कैसे रुके, कैसे? मेरे पास एक नवदंपति आए थे, उन्होंने मुझे फोन किया हरियाणा के, कहने लगे प्रतीक जी इस पर जरूर बोलिए अब आप, ये बहुत मुश्किल का दौर है, युवा जितने हैं वो ऑनलाइन गेम या जो ये गैम्बलिंग है इसमें
जुड़ते जा रहे हैं। इसको बोलना चाहिए और इसमें गंभीरता के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए। ऑफकोर्स समय जरूर आऊंगा आपके पास, और इसमें ना तो सरकार, ना बड़े अफसर, ना जुडिशरी, ना तमाम सारे लोग, ये एक यूनिट हैं सारे लोग। जब तक सारे लोग एक साथ होकर खड़े नहीं होंगे, ये चीज, ये समस्या है जो सामने रहेगी। ये एक हिमांशु की बात नहीं है। हिमांशु जैसे ना जाने कितने लोग हैं, जहां तक मैं पहुंच ही नहीं पाया या वो हम तक नहीं पहुंच पाए। यकीनन हिमांशु अब अपने पास हैं। हिमांशु के लिए तमाम सारे लोग हैं जो आगे आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और हिम्मत और हौसला इनको खुद करना है। आज मैं इनको कुछ नहीं, बस सिर्फ ये कह रहा हूं कि वही सेंटर में जाके बैठ जाइए और रोज आया करिए, तो फिर मैं बताऊंगा धीरे धीरे क्या करना है। पहले बातचीत सुनते रहिएगा सिर्फ, ठीक है? मन बहलाइए, इन्वॉल्व होइए, हम सब आपके हैं, कोई आपसे अलग नहीं है। और सोसाइटी जैसी चीजें जो हैं बिल्कुल अलग। मुझे कल एक संस्था, जैन संस्था जो है, उसने मुझे फोन किया, बोले आप बिल्कुल यकीनन उनसे कहिए कि हम लोग भी आएंगे और उनसे मिलेंगे आके। मैं आपका स्वागत करता हूं, जोधपुर से आइए, जोधपुर से फोन था, जरूर आइए, मिलिए आके इनसे। और वो तमाम सारे लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? जी जी, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सौरभ है, मैं दिल्ली से हूँ। हाँ जी सौरभ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, शेयर मार्केट भी गैम्बलिंग है क्या? शेयर मार्केट, आपके पास अपनी बुद्धि है, आपके पास अपनी बुद्धि है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपको कितना रिस्क ले। अगर आप चवन्नी कमाते हैं तो 150 रुपए का थोड़ी ना रिस्क लेंगे। हुजूर आले, लगते तो आप मुझे अकलमंद ही हैं, और जब मुस्कुराते हैं तो बहुत चतुर नजर आते हैं। तो रिस्क जो है, कैपेसिटी, एक नवयुवक जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, 96 लाख की तो कैपेसिटी नहीं है। तो चतुराई भरे सवालों को अपनी जेब में रखिए, हो सके तो उनके लिए आगे आइए। चतुराई तो मुझसे ज्यादा थोड़ी ना, मुझे 27 साल ये चतुराई करते हो गया, चालाक में जरूरत से ज्यादा हूं, लेकिन नहीं, अरे आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे सिर्फ एक ही सवाल कह रहा हूं, क्या अपने पड़ोसी को आप देख सकते हैं कि वो क्यों गुमसुम है? अगर इतना कर सकते हैं तो यू आर वेलकम। सोसाइटी में ये हिस्सा लाना है आगे, और कैसे उससे बातचीत करें। इतनी भीड़, 144 लोग, करोड़ लोग, और बात करने के लिए एक आदमी नहीं, ये है, इसकी बात कर रहा था सर। बाकी आपका सवाल अच्छा है, आपकी रिस्क कितनी है, आप उस रिस्क के हिसाब से कैलकुलेट करिए और बात करिए। जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सेलिब्रिटी है ना, ये लोग उसका एड करते हैं। हाँ। तो एक कारण ये भी है कि अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी उसकी एड करती है गेमिंग की, तो वो नहीं होना चाहिए। सेलिब्रिटी ये भी कहती है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, वो भी कहती सही है, शराब नहीं पीनी चाहिए, कहती है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो जहां पे फिसलन ज्यादा होती, फिसल के देखने का मन करता है। गुरुजी, क्या उम्र है आपकी और नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुनील महाल है, मैं भोपाल से आया हूँ। जी, सुनील महाले साहब, जहां फिसलन बहुत होती है, एक बार फिसल के देखने का मन करता है, लेकिन फिसलिए, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि फिसलन जो है इतनी दूर ना ले जाए आपको कि फिर आपको ऊपर आने में बहुत दिक्कत हो। तो रिस्क कितनी है, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सेहत को, भली बात, और जो नहीं समझदार हैं, जो नहीं समझ सकते अपना, उनके लिए आगे आना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, उनसे बहस और डिबेट की तरफ रुख करेंगे। सुभांशु राय साहब, त्रिपुंडधारी, कांग्रेस का पक्ष आज रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धनंजय गिरी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी लोहिया साहब, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी, पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑटो नवल उपाध्याय, ऑटो वाले भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्ला जी, थैंक यू सो मच, बहुत दिनों बाद आए। जम्मू कश्मीर, हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, और एक बात बहुत साफ, तो आप बाकी जो मुद्दे पे कहना चाहें, जो जिससे जुड़ना चाहें, जो बात आपके दिल में है, वो जरूर हाथ उठाइएगा, क्योंकि मैं चैप्टर खोल रहा हूं दूसरा, उस बहस की तरफ जा रहा हूं। प्रधानमंत्री दौरे पे हैं और उन्होंने कहा हम सबका मकसद जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की है, और जिस हिसाब से वोट डाले गए पहले फेज में, यकीनन इस बात के लिए तो कहना पड़ेगा कि वो रंगत, वो हवा और वो फिजा बदली जरूर है। अब किसी के दिल पे सांप लौट रहे हो, अड़ोसी हो चाहे पड़ोसी हो,
ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं, जो मुझे दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा होगा हुजूर आली, कि जिस तरह से कतार में लोग आए हैं वोट डालने के लिए, तो वो फिजा और वो हवा, वो तमाम सारी चीजें बदली हैं और ये बहुत अच्छी एक तस्वीर। कहां जाना हुआ हुजूर? मैं दुबई से आया सर। हाँ जी, दुबई से आया सर। दुबई से? अच्छा साहब, बहुत अच्छी बात है, दुबई से आगे। दुबई में बोलना चाहता हूँ, मोदी जी वहाँ 3 बार आ चुके हैं अभी तक, और वहाँ पर इतना रेपुटेशन है इंडियंस का उनके आने की वजह से, कि जो पहले हमें किसी छोटे छोटे मामलों में परेशान करते थे, अब वो हमें बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। पागल हैं लोग इंडियंस के लिए, वहाँ पर दे रेस्पेक्ट इंडियंस लाइक एनीथिंग। दुबई में? दुबई में। अच्छा लगता है? नहीं, यस, तुम जमीन पे भी खड़े हो सकते हो, वैसे तो खड़े होने चाहो, पेड़ पर चढ़ जाओ। दिखेगा हमें सब कुछ दिख रहा है, नीचे खड़े हो आराम से चुपचाप। हम दुबई में रहते हैं और जब से प्रधानमंत्री 3 बार आए हैं, हम भारतीयों की वहां पे साख पड़ी है, और वो साख ऐसी है जो अच्छी लगती है, यकीनन अच्छी लगेगी। अपने मुल्क की बात है, और अपने मुल्क का जब किरदार और अपने मुल्क का जब मयार बढ़ता है तो अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो प्रधानमंत्री ने ये बात कही और कहा कि तरक्की हमारा मकसद, सबसे पहले कांग्रेस एंड देन द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, आम आदमी पार्टी, राजनीतिक विश्लेषक, ऑटो वाले भैया और फिर तमाम सारी जनता। जी देखिए प्रतीक जी, मैं चर्चा को शुरू उसी मुद्दे से करना चाहता हूं जहां आपने प्रारंभ किया था कि युवाओं को या आज के भ्रमित समाज को जुआ या गैम्बलिंग से दूर रहना चाहिए। आपने एक शब्द यूज किया कि जुआ को कानूनी मान्यता नहीं है या जुआ एक कानूनी संसाधन नहीं है। शायद ये तथ्य आपका गलत है, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है कि उसी ऑनलाइन जुए के ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार 28% जीएसटी चार्ज करती है, और गलती से आपकी किस्मत चल गई तो आपके जीते हुए रकम पे 30% चार्ज करती है। तो लगभग अगर ये बालक 90 लाख रुपए हारा है या कोई और जीता होगा 90 लाख या 1 करोड़ रुपए, तो उस पर 58 लाख रुपए तो नरेंद्र मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण ने ले लिया। तो जिस देश की सरकार जुए को इस तरह से प्रमोट कर रही हो, उस देश में युवाओं का या आने वाले युवाओं का क्या भविष्य होगा, उस पर सिर्फ हम लोग त्राहिमाम कर सकते हैं। क्योंकि आपने अपील करी, मार्मिक आवाज है, इस बच्चे का या इसके जैसे बहुत सारे बच्चों का भविष्य अंधकार में होने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपकी बात नरेंद्र मोदी जी के कानों पर जा रही है तो मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, कम से कम हिंदुस्तान के युवाओं को आपने बेरोजगार किया है। चलिए मान लेते हैं कि नौकरी देना आपके बस में नहीं है, लेकिन उन्हें इन गलत रास्तों पे आप किसी भी माध्यम से न भेजिए। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपने जिक्र किया जम्मू कश्मीर या हरियाणा के चुनाव का, तो देखिए मान्यवर, सब चीज का साक्षात उदाहरण यही है। बेरोजगारी इतनी खूबसूरत चीज आज नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में बन गया है कि हमारे पास वोट के हथियार के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। आपके मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, ब्रेकिंग खबर है, मैं उस ब्रेकिंग खबर की तरफ जाना चाहता हूं। तिरुपति के मंदिर में मिलावट का एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। तिरुपति के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी, मछली के तेल की पुष्टि, ये जांच रिपोर्ट में लड्डू में मिलावट की पुष्टि, ये खबर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू ने लगाया था आरोप, और तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट पर बड़ा पर्दाफाश। और ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर इस वक्त में, और तमाम सारे लोगों की श्रद्धा, जिसपे तिरुपति मंदिर जो हमारा सबसे श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र, वहां पे मिलावट की जो ये रिपोर्ट आई है, मछली के तेल की पुष्टि तिरुपति के लड्डू में, वो वहां पे जो प्रसाद में लड्डू मिलता है, तिरुपति जो लोग जाते हैं, उसमें मछली के तेल की बात सामने आ रही है। चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था। और हमारे साथ हमारी सहयोगी स्वास्तिका फोन लाइन पर जुड़ रही है, मैं उनके पास सीधे जाना चाहूंगा। स्वास्तिका, ये पूरा मामला क्या है, इसको जरा सा खुलासा किया जाए और बताया जाए कि जांच रिपोर्ट कहां की है और किसने जांच किया है, सरकार की तरफ से क्या इस पर आधिकारिक रूप से बात आई है। जी, आंध्र के सीएम ने ये बात कही। जी जी, ये जो रिपोर्ट है ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, जिसपे टीडीपी ने पर्दाफाश किया और उन्होंने ये कहा सिर्फ मछली का तेल नहीं बल्कि चर्बी भी मिलाया गया था। जब जगन मोहन रेड्डी सरकार में थे, उन्होंने बीफ और मछली का तेल और सारे जो अडल्ट्रेटेड सामान है
घी में मिलावट करके उससे लड्डू बनवाते थे। सिर्फ यही नहीं, ये सिर्फ लड्डू सिर्फ लोगों में नहीं बांटा जाता था 40 रुपए में, बट ये लड्डू या नैवेद्य भगवान को भी दिया जाता था। इसका पूरा पर्दाफाश टीडीपी ने किया एंड दिस कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने कल कहा था कि एनिमल फैट का इस्तेमाल होता है। आज टीडीपी ने इसके ऊपर एक बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जहां पे उन्होंने क्लियरली कहा कि सिर्फ फिश ऑयल नहीं बल्कि बीफ का भी इस्तेमाल किया गया लड्डू में। जो तिरुपति का फेमस लड्डू है जिसे सब साधन करते हैं, उसमें बीफ मिला के जगन मोहन रेड्डी के टाइम पे पैसे बचाने के लिए बीफ मिला के, बीफ का तेल मिला के वो लड्डू बनाते थे। 5 ऐसे टेंडर्स हैं जिनमें से 2 घी प्रोवाइडिंग कंपनीज को घेरा किया गया है, उसमें से एक कंपनी। स्वस्तिका, मैं आपको ये जानना चाहता हूँ, ये किस समय और किस पीरियड की बात है जब ये लड्डू में ये चर्बी की बात आई है? जी, ये जो सरकार है, सरकार जून में आने के बाद सरकार ने तिरुमला तिरुपति में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से टेस्टिंग जारी किया था, जिसके बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने ये रिपोर्ट जुलाई में रिलीज किया, जिसमें एक साफ तौर से लिखा है कि बीफ का चमड़ी और फिश ऑयल मिलावट करके लड्डू में प्रसाद बांटा गया था जब जगन मोहन रेड्डी सत्ता में थे। जगन मोहन रेड्डी 2019 से लेकर 2024 के मार्च तक सरकार में थे। उसके बाद उनकी हार टीडीपी के साथ हो जाती है, जिसके बाद टीडीपी ने विजिलेंस टीम के द्वारा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में विजिलेंस जारी किया, जिसके बाद जितने भी लड्डू के सैंपल्स थे, अन्नदानम के सैंपल्स थे, उसको लैब में भेजा गया और उसके बाद ये पर्दाफाश हुआ, ये रिपोर्ट जिसने क्लियरली कहा है कि मिलावट इस तरीके से मिलावट कर रहे हैं जहां की लोगों के धर्म को भी भ्रष्ट करने के लिए सरकार जगन मोहन रेड्डी के टाइम पे बीफ का इस्तेमाल करके लड्डू। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि तिरुपति के जो नैवेद्यम है यानी जो लड्डू है उसमें चर्बी, न सिर्फ चर्बी, मछली का तेल भी मिलाया जा रहा था। जो मौजूदा सरकार है वहां पे तेलुगु देशम पार्टी ने उसने इसके बारे में सैंपल की बात कही थी, उसने इसके बारे में विरोध जताया था और वो अब पुष्ट हुई है। नेशनल डेवलपमेंट जो डेयरी है उसकी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा गया। सबसे पहले बीजेपी की एंड देन द कांग्रेस एंड देन द आम आदमी पार्टी। जी, इस खबर पे जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त है, देखिए प्रतीक जी, खबर हृदय विदारक है और 100 करोड़ हिंदुओं के हृदय पर हृदयाघात का जैसा है। आप देखिए, जब वहां पर तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में जब क्लियर है कि नॉन हिंदू वहां मंदिर में जा भी नहीं सकते। भारत नहीं, दुनिया में 3 मंदिर ऐसे हैं जहां नॉन हिंदू नहीं जा सकते हैं। उसमें एक उड़ीसा का मंदिर है, एक पशुपति का मंदिर है और तिरुपति का मंदिर है। बावजूद उसके दूसरे धर्म के लोगों को वहां पर मेंबर बनाया गया, वहां पर किया गया। ये सवाल उठता है, जब सपा की सरकार आती है तो ये जो कुंभ मेला लगता है उसके लिए आजम खां को हेड बनाया जाता है। आप बंगाल, ये तो प्रसाद जो लेके जा रहे हैं उस प्रसाद में मछली का तेल और चर्बी, ये हिंदुओं की आस्थाओं पर संघातक हमला है, पातक हमला है और ये लगातार जारी है। और इरिगेशन एक रिएक्शन में आ रहा हूं, बिल्कुल लूंगा, मैं जनता से रिएक्शन लूंगा, बिल्कुल लूंगा जी। एक कांग्रेस का रिएक्शन। मुझे 2 बातों का बहुत मलाल है कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की गई है, एक जी। लेकिन मेरा इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा भयंकर चिंता भी है कि आंध्र में जो वर्तमान सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी की अलायंस वाली है और इससे पहली जो सरकार थी वो भी संपूर्ण लोकसभा राज्यसभा एकदम साष्टांग दंडवत समर्पित भारतीय जनता पार्टी की वाईएसआर की सरकार थी। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है इससे थोड़ा भारी और गंभीर है। आप तो कहते थे ये बैसाखी की सरकार, ये तो छिटकती है, फिर आपने कहा तो बैसाखी तो वही बता रहे थे आप। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों के साथ बैठी थी तो वाईएसआर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकसभा राज्यसभा में हमेशा 24/7 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े थे। 1 मिनट, तो ये चर्चा और बात उस समय की हो रही। दूसरा, मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जिनको सबसे आसान लगता है हिंदू धर्म का मजाक बनाना, क्योंकि सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों ने जब से बीफ कंपनियों से चुनावी चंदा लेना शुरू किया है तब से ऐसे लोगों के हिम्मत और मनभाव बढ़ चुके हैं। राइट। बहुत बढ़िया। बीफ कंपनियों की बात करते हैं। अभी राहुल गांधी जी और बीच में अखिलेश यादव जी ने जब कांवड़ यात्रा थी तो उन्होंने एक नेम प्लेट की बात की थी। आज गाजियाबाद में क्या हुआ?
खुशी जूस कार्नर, वहां पेशाब डाल करके जूस पिलाया जा रहा था। अब राहुल गांधी अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे, उस पर ये नहीं बोलेंगे। जब सरकार कोई नया कानून लाती है कि आप जिस नाम से हो उस नाम से अपना दुकान खोलिए, तब ये नहीं, तब ये कहेंगे अरे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हम जूस पिए, थूका हुआ खाए हिंदू समाज। ये देश इन लोगों ने हिंदू धर्म का जो है सौदा कर दिया है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, इन लोगों ने टेंडर ले लिया हिंदू धर्म को समाप्त करने का। राइट, मैं आया एक स्मॉल जी, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू जी। बात हिंदुओं की आस्था की थी, बात किसी पार्टी की नहीं थी। मैं उनके दोनों बातों का जवाब देना चाहता हूं। पहले उन्होंने लॉटरी की बात की, कुछ पढ़ लिख के आया कीजिए। मनमोहन सिंह 30% टैक्स लेते थे और 30% उसके कमाई पर लेते थे, यानी कि साझ लेते थे प्रभु। और टीका लगाने से मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कांग्रेस बात करती है इस देश में वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत दी आपने। ये वोट डिस्टर्ब नहीं करेगा। यू हैव टू कम हियर दिस साइड। नो नो नो, यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट एंड बी पेशेंट। मैडम ना, बी हैव टू पेशेंट। हाँ हाँ, 2013 में, अरे भाई मैं आ जाऊंगा ना, ये नहीं बोले मैं सवाल पलट के पूछ सकता था, लॉटरी आपके यहाँ जमाने में ही तो थी, तो मैंने नहीं पूछा आपसे। कोई भी गूगल खोल के देख ले 30% टैक्स है कि नहीं, कोई खोल के देख ले, अभी कोई खोल के देख ले। दूसरा, अरे लॉटरी आपके पास लॉटरी थी कि नहीं? कोई खोल के देख ले। दूसरी बात, 2000, ये बात पार्टी से ऊपर उठ के हो रही थी, बात पार्टी के ऊपर से उठ रहे हो रही थी जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्ड ऑन एक मिनट, 1 लाख करोड़ रुपया इस मंदिरों से टैक्स लिया जाता है इस देश में, 1 लाख करोड़ रुपया। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कांग्रेस के कुकर्मों ने इस देश में 147% बढ़ाया था वक्फ बोर्ड को। 2013 में असीमित ताकत दे दिया। आज तिरुपति में लगातार एक गांव को 1500 साल पुराने गांव को वक्फ बोर्ड कह दे, वक्फ बोर्ड आज कह दे कि कराट प्लेस मेरा है, तो आप अपील भी उसी का, दलील भी उसी का, वकील भी उसी का। राइट। मैं आम आदमी पार्टी का पहले पक्ष होगा, उसके बाद फिर मैं आऊंगा आपके पास जी। प्रतीक भाई, ये जो घटना हुई बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है ये सनातनियों पर, हिंदू संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति है, उस पे प्रहार है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे पहले जो सरकार आरोप लगा रही है, जो अभी की सरकार आरोप लगा रही है और जो पहले सरकार चला रही थी, ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बन बैठे हैं, जो हिंदुओं के नाम पे वोट लेते हैं, धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, उन्हीं की सरकार थी। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से एनडीए की घटक दल है, पहले अप्रत्यक्ष रूप से घटक दल है। ये पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण, जितना ज्यादा इसका निंदा करना चाहिए वो कम है। मुझे लगता है इस पे जितना कठोर से कठोर एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल कठोर से एक्शन होना चाहिए जी। जनाब देखिए, हिंदुओं पर आक्रमण करना, उनकी आस्था पर आक्रमण करना, ये हिम्मत कैसे हो जाती है? हिम्मत इसलिए हो जाती है, उन्हें पता है कि अगर हम पकड़े गए, कोई ऑर्गेनाइजेशन में बचाने के लिए वकील भेजेगी, कोई नेता कोई पार्टी में बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे। मुद्दा ये है, इसलिए इनकी हिम्मत बढ़ी रहती है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, बात मैं ये कर रहा हूं, ऐसे कौन लोग हैं जो कहते हैं जो मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं है। वो आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई? जब ये कोई व्यक्ति हिंदू बोलता है कि मठाधीश और माफिया एक है, तो दूसरे धर्म के लोगों को अब टेकिंग योर पॉइंट ना जनता। षड्यंत्र कितना बड़ा है, बैठ जाइए प्लीज जी। षड्यंत्र कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना होगा। ऑफ कोर्स, अगर कोई तिरुपति के लड्डू व प्रसाद में चर्बी मिला रहा है और मछली का तेल मिला रहा है, तो ये तो घनघोर आस्था के खिलाफ। मैं शुद्ध शाकाहारी, मैं अंडा तक नहीं छूता। जिस दुकान में अंडा भी बन रहा हो, हंसने वाली बात नहीं है, गंभीर बात है, आप लोग हंस लीजिए। जिस दुकान में अंडा भी बन रहा हो, वहां पे मैं खाना पसंद नहीं करता हूं। और हम जिस आस्था से जा रहे हैं मंदिर में, वहां पर मछली, तेल, चर्बी, ये सब मिलाया जा रहा है। कौन लोग मिला रहे हैं? कौन लोग ये कत्ल कर रहे हैं? आज याद आ गया वो जो तर्क दे रहे थे, मुझे याद आ गया वनस्पति में चर्बी कांड हुआ था। अब मुझे बिल्कुल याद है, अब वो पर्दे खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये आस्था पे चोट है और निश्चित तौर से निंदनीय है, घनघोर निंदा की जानी चाहिए जी। बात है, प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि मैं कहां खा रहा हूं और किसके यहां खा रहा हूं। अभी नेम प्लेट की बात की, जब नेम प्लेट की बात की थी तो योगी सरकार ने यह नहीं कहा था कि हिंदू लगाएगा कि मुस्लिम लगाएगा, लेकिन छाती सबने पीटा। राइट जी। ये जो हुआ है ये घोर निंदनीय है और मेरी सरकार से डिमांड है कि 100 करोड़ हिंदुओं पे जो ये कुठाराघात हुआ है, ये राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह का इनके ऊपर मुकदमा। जी मैं बिल्कुल आया जी। जनाब अली, देखिए, उनके बातों से मैं बड़ा सहमत हूं। मैं भी शुद्ध शाकाहारी हूं, लेकिन भाई तिरुपति का लड्डू तो मैं हमेशा खाता रहा
तो ये न्यूज तो सोचिए कि बिल्कुल कैसा चौंकाने वाला न्यूज है। तो आइए, आपको स्वाद भी आता रहा होगा। मैं यही तो सोच रहा हूं सर कि मैं शाकाहारी हूं और तिरुपति का लड्डू अभी प्रसाद के रूप में हर कोई आप जाते हैं और मैं जब से सुना मैं इस बात पे बिल्कुल एकदम निश्चित तौर से, ये बहुत ही बिल्कुल मुस्कुराने वाली बात नहीं ना हंसने वाली बात है। जैसे कहता हूं, मैं अक्सर कहता हूं, एक बात कहता हूं कि मैं आता हूं आपके पास, अक्सर ये बात कहता हूं कि जैसे आप कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, मैं ये कहता हूं दोहरा विश्वासघात है। एक तो आपने शाकाहारी व्यक्ति को ये चर्बी और मछली का तेल दे दिया, और दूसरा ये कि मंदिर का प्रसाद मान कर दे दिया। ये दोहरा विश्वासघात है, ये निश्चित तौर से। जी, इसलिए मैं उससे सहमत हूं कि ये बहुत ही जबरदस्त एक तरह से मंदिरों में अगर ये चीज हो रही है तो फिर कहां पर शुद्धता की गारंटी होगी और किस जगह पे होगी। तो ये तो बहुत बड़ा सा हमला जो पूर्व के वक्ताओं ने कहा है, और ये हमारे पूरे तंत्र की एक फेल्योर की तरफ हमें अग्रसर कर रहा है। ये कि हमारे राज्य सरकार क्या कर रही थी, हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही थी, और इसको फिर देखना पड़ेगा। देखिए, मामला ये नहीं है कि नेम प्लेट जान के कि ये मामला धार्मिक नहीं है, क्योंकि वहां पर नहीं, सुन तो लीजिए, ये मामला कहीं से धार्मिक नहीं है। ये मामला ये है कि आखिर इस तरह के लोग कहां से उठ के आ जाते हैं, क्योंकि अगर इसके पीछे जाएंगे हम लोग, इसके पीछे अगर जाएंगे हम लोग तो फिर तत्व मिलेगा। राइट। मैं इस आपने इस तरह के मंदिरों में विधर्मी लोग क्यों घुसाए, क्यों आपने अलाउ किया? ये जब कुंभ के मेले में अध्यक्ष आप किसी और को बनाएंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आप एक पत्रकार हैं और एक समझदार हैं, एक पत्रकार हैं और एक समझदार हैं। बराए मेहरबानी सारे लोग बैठ जाइए। आप पूछें आपने कहा क्यों, मेरा जिम्मेदारी है खबर बताना, मैंने खबर बताई। अब मैं बहस करवाऊं आगे या ना करवाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे बैठने को कहता हूं, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, बैठिए। और ना तो मैं इसमें यह कहने दूंगा कि ये ठीक हो रहा था, ये जिम्मेदार है, ना वो जिम्मेदार है। ये जो हो रहा है ये गलत है, गलत है, गलत है। इसमें कोई बहस नहीं होती है, इसमें कोई बहस नहीं होती है, करेक्शन होता है। और इसमें जो सजा, जिनको सजा मिलनी चाहिए उनको सजा मिलनी चाहिए, और साफगोई के साथ कहना चाहिए। इसमें बहस नहीं, क्योंकि जो बहस होगी तो उसमें बहुत हमारे सारे पन्ने खोल दिए जाएंगे। वो बहस नहीं। मैं लौटता हूं फिर से मुद्दे पे, और जो बहस जहां से मैंने शुरू करी थी, यानी जो मैं चुनाव के बाद से, मैं वहीं पे फिर से लौटता हूं और फिर से मैं कांग्रेस को एक मौका देता हूं। देखिए, बात हो रही थी जम्मू कश्मीर के चुनाव की, खबर आ गई बीच में, कोई बात नहीं। सवाल ये है कि जब देश में युवा बेरोजगार है और महिलाओं के हित सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी के पास विकल्प क्या है इस वोट के अलावा? वोट की चोटी है जो सरकार को आगाह कराती है कि आप सुधर जाइए, या तो हमें नौकरी दीजिए या हमारे संस्कार और हमारे इज्जत को सुरक्षित करिए। जम्मू कश्मीर में वोट पड़ा है और आगे हरियाणा में भी खूब ढेर सारा वोट पड़ेगा। या ये जो अभी भीड़ भी दिख रही है, इसमें एक जागरूकता है। एक जागरूकता ये है कि हम जिस चीज को ढूंढने के लिए दिल्ली शहर में आए थे, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा व्यापार, शायद वो महंगाई के दौर में या तो विलुप्त हो गया या मिल नहीं रहा है। और दूसरी एक जागरूकता ये है कि अगर हमारे आंखों के सामने घटनाएं बदल रही हैं और हम उनमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ी बहुत अपनी आवाज उठा लेते हैं, क्योंकि हर रोज यहाँ इतनी घटनाएं घटती हैं और इन पे सरकारों की सुध नहीं है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब चुनाव में जिम्मेदारियां नियुक्त होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी गए और उन्होंने जाकर जम्मू कश्मीर में भाषण दिया कि मैं जम्मू कश्मीर को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम आपको पूर्ण राज्य बनाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य को छीना किसने? नरेंद्र मोदी और भाजपा ने। तो एक बार आपने छीना, दूसरी बार आपने फिर से जिम्मेदारी मैं आपको दूंगा, जिम्मेदारी जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो मन में आए, जब आए, जैसे आए, लुभावने वादे कर दो, क्योंकि तुम तो लालची ठहरे। कौन? तुम मतलब हम खड़े इधर हैं, लेकिन हैं तो उधर ही। पहले कहा 2,000 रुपए देंगे महिलाओं को, कहा 2-2, अरे सुनिए, हरियाणा में कहा महिलाओं को 2,000 रुपए देंगे गारंटी, और आज कह दिया 2,000 नहीं, अब 2100 रुपया देंगे, 100 रुपया ज्यादा देंगे। अरे रुको, अभी रुको, अभी बात कहां पूरी, कल हो जाए, हो सकता 2200 हो जाए। तुम तो धैर्य लालची ना। तो काहे का भाषण और काहे की नैतिकता, और किस नैतिकता का? कल आप कहते हैं 2,000 रुपए देंगे, आज कहते हैं आप 2100 रुपए देंगे। कौन? ये क्या मतलब आपने समझ रखा है कि ये जो बच्ची खड़ी है इसको कल 2,000 चाहिए थे, आज 2100 रुपए ज्यादा बढ़ा के दे रहे हैं। मतलब हम यही बस भर रह गए बस कि आप हमको 100 रुपए का लालच दिए और वोट हमारा
तो ये तो है सर, यहां पे हम आ गए हैं इस नैतिकता के इस पार्ट पर है। कौशिक लोहिया जी, मैं आया। हाँ जी, 15 लाख मिलेगा, खड़े रहो। अरे रुको, हटो, रुको रुको रुको, नो लालच नहीं, सवाल पूछने दो, हक है। हाँ जी, आपने बोला ना कि लालच दे दिया। हाँ 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 कांग्रेस वाला हाँ, 15 लाख कब देगा? आपको मिला नहीं? आपको मिल गया जी। प्रतीक भाई 2000 और 2100 नहीं, इससे भी बढ़ के है 8,500 खटाखट, 8,500 खटाखट। उसको कहां भूल रहे हैं हम लोग, वो भी है। लेकिन प्रतीक भाई ये जो शुरुआत है, मुझे ऐसा लगता है सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, मुझे एक तरफ घोषणा पत्र है और एक तरफ गारंटी है हरियाणा में, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का चुनाव है, और एक तरफ अड़ोस में पड़ोस में बातों को लेकर सिलसिला है। जी, तो मैं थोड़ा सा इससे ऊपर आता हूं। कश्मीर की बात मेरे भाई ने कही, तो देखिए कश्मीर की जो इबादत थी, कश्मीर की जो शांति थी, ये 26 जनवरी 1992 को ही लिखी गई थी, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तिरंगा झंडा लहराने गए थे वहां पर लाल चौक पर। तो उसका आज इंप्लीमेंट 2019 में आया। जी जी, जरा सर देखिए, कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में, देखिए मैं मानता हूं कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक रहा, और जिस तरह से जबरदस्त वोटिंग कश्मीर की जनता ने किया है, ये लोकतंत्र के बड़े अच्छे संकेत और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े चेतावनी के संकेत हैं सर। कैसे भाई, घाटी में 47 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उठा सकते हैं। देखिए एक बात मैं आपसे बताऊं, मैं आपसे बात पे टोकना ही नहीं सर, कौशिक लोहिया जी, जब आऊंगा तब आऊंगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहता हूं, ना तो आप पंडित मतलब वो जो ज्ञान है जिसको पास, जो दूर तक देख सकता है, ना तो आप पंडित और ना मैं दूरदर्शी, ना मैं पंडित। लेकिन एक बात बता रहा हूं, जो दिख रहा है उसको कहना चाहिए, और मुझे इस बात को जो दिख रहा है मैं उसको कह रहा हूं ईमानदारी के साथ, कि जो कतारें देखी जम्मू कश्मीर में वो अद्भुत है, अद्भुत है और अद्भुत है। और जिसको भी जाए श्रेय, और जो भी श्रेय ले, मैं उसको श्रेय देना चाहता हूं। ये बदलता हुआ नजारा यकीनन यकीनन, और कभी कुछ चीजें दिल से बोलनी चाहिए। मैं दिल से ही कह रहा हूं कि वो तस्वीरें जब लगातार मैं कल देख रहा था तो मन प्रसन्न हो रहा था हमारा, कि कहीं पर 80% क्रॉस हो रहा था, कहीं मतदान 82% भी क्रॉस कर रहा था, और वो घाटी के क्षेत्रों में। लेकिन सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से इसलिए पूछ रहा हूं, प्रतिनिधि है यहाँ पे सामने में, कि भाई लगातार कहा जा रहा है कि वहां पे विकास की गंगा बहा दी गई, तमाम कश्मीर में परिवर्तन कर दिया गया, लोकसभा चुनाव में आप घाटी में चुनाव नहीं लड़े, विधानसभा चुनाव में भी 47 में से केवल 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बातों में विरोधाभास क्यों दिख रहा है, इसका उत्तर मैं चाह रहा था। जी देखिए ऐसा है ना, क्या बोला तुम? ये तो पार्टी का मामला है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, देखिए ऐसा है ना, चुनाव उनके लिए सीट के बात होगा, सीट की टीस होगी। हमारे लिए राष्ट्र है, ये राष्ट्र महत्वपूर्ण है। हमारे श्रद्धेय नेता ने कहा था कि चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगे बिगड़ेंगे, देश रहना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और सारा का सारा है। जिस कश्मीर के माथे पे कलंक लगाया था कांग्रेस ने धारा 370 और 35 से, उसको पोंछ करके केसर का तिलक लगाया हमने, माता के मुकुट मणि को चमकाया है हमने। और इसलिए लोगों ने आज जो जिस तरह से मैं जमहूरियत के जज्बात को सलाम करता हूं, जिस तरह से वहां की जनता वोट दिए जा रही है, और नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये एंटी नेशनल अलायंस को जो पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है, पाकिस्तान का विदेश मंत्री कह रहा है कि कांग्रेस रक्षा मंत्री कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये देश जानना चाहता है। राइट। और दूसरी बात प्रतीक जी, अभी तक कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कहा कि गलत है। नटवर सिंह ने कहा था कि मैं इंदिरा गांधी के साथ गया, बाबर की मजार पे खड़ी हुई और वहां से आकर कहीं बड़ा सुकून मिला। इसके बाद मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और कहता है कि मोदी को हटाने के लिए मदद करो हमारी, मोदी को हटाना है। माता सोनिया बाटला इनकाउंटर के दोषियों के पास जाती है और रोने लगती है, आंखें फूट पड़ती है। इसके बाद दिग्विजय सिंह कहते हैं हाफिज सईद साहब, हाफिज सईद साहब। तो ये कांग्रेस का क्या कुकर्म है भाई। राइट। नहीं कांग्रेस, मैं कांग्रेस दे दूं, उसके बाद दे दूं। जी थैंक यू। कहावत है एक बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, जिसको कहते हैं रीपैकेजिंग कर। सोनिया जी कैसा मत बोलिए, बीच में नहीं कूद, सोनिया जी कैसा मत जिसको कहते हैं रीपैकेजिंग। चुनाव कोई भी हो, नरेंद्र मोदी और उनके सो कॉल्ड मीडिया द्वारा बनाए गए जेम्स बॉन्ड
ये खबर नहीं बताते कि कहां से उनका पाकिस्तान प्रेम आ जाता है और चिट्ठी पत्री आ जाती है। वो कौन सा ऐसा पेगासस है कि जहां नरेंद्र मोदी की कुर्सी डगमगाती है, पाकिस्तान से उनका लव लेटर आ जाता है। एक दिन के लिए हमें पेगासस दीजिए, फिर बताते हैं। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो दो बड़े गंभीर मुद्दे हैं, आपने मैनिफेस्टो का जिक्र किया 2021 रुपए का। हरियाणा की पहचान 3 चीजों से है, किसान, जवान और पहलवान। और इत्तेफाक की बात यह है कि वह नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को, जो इनके दरवाजे पर अपनी मांग को लेकर खड़े थे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। और जब इनके नेताओं को मौका मिलता था, वो आकर इनको खालिस्तानी कहता था और पाकिस्तानी फंडेड कहता था। इसका जवाब हरियाणा में मिलेगा। जब बारी आई बेटियों के संस्कार की और सम्मान की और पहलवानों की, तो इसी दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने दिल्ली पुलिस के बूट से मरवाया। इसका जवाब इनको हरियाणा में मिलेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बात हुई जवानों की, पहले इस देश में भर्तियां होती थी, लोग फक्र करते थे, हम आर्मी में, हम एयरफोर्स में, नेवी में, ये खड़ा हो जाता था। इन्होंने किराए का मॉडल शुरू किया, अग्निवीर, जिसमें ना शहादत मिलती है, ना जिम्मेदारी मिलती है। और अगर कोई बच्चा शहीद हो जाता है तो ये वो सरकार है कि उसे शहीद का दर्जा भी नहीं देती है। इसका जवाब इनको देना होगा। झूठ बोलते हो आप। कर्नाटक, आप हरियाणा की बात कर रहे हो, तो हरियाणा का जाट समुदाय भी देख रहा है कि जो उपराष्ट्रपति जी, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी को क्या बोले ये कि टूटी हुई खाट और झुकी हुई जाट, झुका हुआ जाट, ये बोला था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने। आज वो जाट समुदाय बताएगा कि हम झुके हुए नहीं है, हम 56 इंच का छाती लेकर के तुमको दबाने के लिए खड़े हुए हैं, वो जाट समुदाय बोलेगा। और मैं कहना चाहता हूं उनको, और इन्होंने कहा पहलवान के लिए, तो मैं कहना चाहूंगा कि पहलवान तो कह रहे थे कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है। कृपया करके जितने भी राजनीतिक दल हैं वो मंच पर ना आए, लेकिन जिस दिन प्रियंका गांधी जी आ गई, उन्हें मंच तुरंत मिल गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस रिश्ते में, और ठीक उसी समय बृजभूषण शरण सिंह जी ने कहा था कि दीपेंद्र हुड्डा की यह साजिश है, क्योंकि कंपटीशन में वो थे और मैं जो है अध्यक्ष बन गया हूं। ये उनकी बहुत बड़ी साजिश है, वो साजिश आज दिख रही है जनता के सामने। प्रतीक भाई, मुझे जम्मू कश्मीर चुनाव हरियाणा, आम आदमी पार्टी जी 2 मिनट दीजिएगा। देखिए, कश्मीर के अंदर जो इतना भारी संख्या में वोटिंग हुई है, ये मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए सार्थक चीज है, एक अच्छी चीज, हम इसका स्वागत करते हैं। इस घड़ी का इंतजार केवल कश्मीर के लोग ही नहीं, पूरे देश की जनता कर रही है, क्योंकि कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में जिस तरीके से अव्यवस्था है, जिस तरीके से महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे, महिलाओं सुरक्षा जो है अव्यवस्थित है, पूरी तरीके से उनके हित के लिए कार्य नहीं हो रहा है। इस घड़ी का इंतजार वहां की जनता कर रही थी, इसीलिए अपने वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके सफाई करने के लिए कश्मीर तैयार है। अब मुझे कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात हरियाणा की बात है, हरियाणा की बात है। प्रतीक भाई, अभी तक सभी पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, हरियाणा ने सबको मौका दिया है। अब एक नई उम्मीद की पार्टी आम आदमी पार्टी गई है। अरविंद केजरीवाल जो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों से निकल के आए हैं, जिस तरीके से मां अपने बेटे का इंतजार करती है, बहन अपने भाई का इंतजार करती है, उसी तरीके से हरियाणा की जनता अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार कर रही है कि आप आइए और पूरी ताकत से जो मॉडल हमने दिल्ली में दिया, जो मॉडल हमने पंजाब में लागू किया, वही मॉडल हमने हरियाणा में लागू करके हरियाणा वालों के हित के लिए कार्य करेंगे। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो किसान हो। जी नमस्ते। हाँ जी सर, वैसे तो मैं बंगाल से हूँ। बंगाल से हैं? क्या नाम है आपका? अभिषेक अग्रवाल। अभिषेक अग्रवाल जी, जी बोलिए। स्लाइटली ऑफ टॉपिक, बट इन्होंने कहा था महिलाओं के सम्मान। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आज बंगाल में सभी को पता है कि क्या चल रहा है वहां पे, इनके नेताओं की तरफ से एक भी कमेंट नहीं आया, उन्होंने वो इंसिडेंट को एक बार भी कंडेम नहीं किया। आज शायद 1 महीने से ऊपर बीत चुका है, मगर इन लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते, मगर वैसा कुछ भी नहीं आया, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया इनकी तरफ से। ये बिल्कुल सच बात है कि बंगाल की घटना को कोई भूला नहीं है। आप जिक्र करें या न करें, लेकिन बंगाल की घटना बिल्कुल भूला नहीं है कोई, और सबको याद है। जी, अभी भी वही घटना चल रही है, there has not been any resolution to the case. थैंक यू अग्रवाल साहब। जी, कहाँ से आना हुआ आपका? हम भोपाल से आए। भोपाल से, क्या नाम है जी? सर्वेश, मिसेस सर्वेश प्रसाद। जी सर्वेश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कुछ कहना चाहती हैं आप? भाई रुको, कहाँ मणिपुर वाले हैं? आ रहे हैं, रुको, आ रहे हैं, चलेंगे, ले चलेंगे। जो
जी आइए सर्वेश जी आइए। हमें मोदी जी का काम बहुत पसंद है, हमें केजरीवाल वाला मॉडल नहीं चाहिए। मोदी चाहिए। ठीक है ऑफ कोर्स ना। देखिए सर, मैं तो यही कहूंगा, हरियाणा का मैं ग्राउंड बिल्कुल देख के आया हूं। हरियाणा में अगर वहां पे जो जमीनी स्थिति है उसमें कांग्रेस के अलावा दूर दूर तक मुझे कोई नजर नहीं बोलने दोगे बीच में, वरना मैं शो के तुरंत उधर फेंक दूंगा। हाँ फेंक दूंगा, लेकिन बोलने दोगे इनका राइट है, बोलने दो। हाँ जी, मैं वही कह रहा था कि हरियाणा को कांग्रेस कम से कम 55 से 60 सीटें उनका कोई नहीं रोक रहा। बीजेपी के लिए अभी भी मैं चुनौती है, वहां पे कोई 15 सीट वाले बीजेपी। ये कह रहे हैं हरियाणा में भी कांग्रेस बहुत आगे बढ़ रही है, तो हरियाणा की जनता जान चुकी है कि इन्होंने वादा किया था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की सरकार कह रही है कि जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी हैं 2 महीने के लिए सैलरी मत लीजिए, सरकार जो है घाटे में जा रही है। ये इनका वादा, इनके लिए राज्य सिर्फ दुकान है, राज्य का विकास नहीं है। राइट। देखिए भाई साहब ठीक कह रहे हैं, सावन के अंधे को चारों तरफ हरा हरा ही नजर आता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो कश्मीर की बात आप कर रहे थे, कश्मीर में पहले 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, अभी 81,122 करोड़ का है। 1.6 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी, 2.6 लाख करोड़ की है। आप वहां पर 4 मिलियन नए गए हैं, 800 मेडिकल की सीटें बढ़ी हैं, 10 नई पॉलिटिकल पार्टियों का जन्म हुआ है। और कांग्रेस जो बात कर रही थी भाई, वहां जो लेडीज का रेशियो था वो बराबर हो गया। 5,000 नई महिला उद्यमी बनी, 50,500 थाने नए बने। महिलाओं का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, अब रिजल्ट बता देंगे। रिजल्ट आपको आएंगे, थंबिंग मेजोरिटी से हम दोनों जगह सरकार बनाने जा रहे हैं। आप अरे इधर आओ, यहाँ मैं आ रहा हूं। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि पन्नू से पाकिस्तान तक ये हाथ के साथ ही क्यों है? पन्नू से पाकिस्तान तक इस कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों और देश विरोधियों के साथ ही क्यों है? इन्होंने एक अच्छी लाइन कही कि सावन के अंधे को सब हरा भरा दिखता है। हरियाणा में 78 भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, जिला अध्यक्ष और ये तमाम लोग इस्तीफा देकर बीजेपी से कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। कभी कभी काम बन जाता है। वैसे तो मुझे बहुत वो नहीं रहता इस बात में कि पता नहीं बनेगा या नहीं, बस संदेह नहीं होता, लेकिन मैं काम अपना करता हूं। लेकिन अगर काम ढंग से किया जाए और काम हो जाए तो रिजल्ट जरूर आता है, और वो हुआ। और कहां चले गए? यहां माता जी का फोन आ गया है, मेरे से लंबी बातचीत हुई है, और उन्होंने बड़ी ज़हीन महिला हैं और पढ़ी लिखी हैं, टीचर हैं, उनके स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ा काम किया। मैं कोई काम नहीं किया, मामा को जो काम करना चाहिए भांजे के लिए उसने वही काम किया। और आप मेरी बहन है और मैं आपका भाई, तो लिहाजा जो मामा को करना चाहिए वो कर देगा काम। अगर इनको कान थोड़े से हल्के से खींचने होंगे तो खींच लूंगा। नहीं, एक बात बताएं आपसे, अगर कोई कान खींचने वाला भी हल्के से होता है तो यकीन माना आप बहुत भाग्यशाली आदमी हैं। कभी कभी बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी, आपको कस्बों में भी कान खींचने वाले लोग नहीं मिलते, और यही दुख है, यही दर्द है। यकीन मानिए हम इसी के ताना बाना बुनते हैं, इसीलिए ताना बाना बुनते हैं। मां ने कहा कि मैं आ रही हूं आपके पास, 27 को आ जाएंगी, शायद 27 या 26 या 27 तक एग्जाम है, और उसके बाद वो आ रही हैं और फिर इनको मैं भिजवा दूंगा। और या अगर ये यहाँ रहेंगे तो ये पढ़ाई लिखाई करेंगे। और बीटेक तो हैं आप, है ना? नहीं कर, अच्छा वो तो फीस आपने, अब तो मेरे नाम ही नहीं निकलता, वो तो गंवा दिया ऑनलाइन में, है ना? कोई बात नहीं, अब आप मुस्कुराते रहना, खाने पीने की चिंता नहीं, माँ जल्दी आपको लेने आएंगे, मिलने तो जरूर आएंगे। उसके बाद दोनों हम तीनों लोग बैठेंगे, मामा जरूर बैठेगा उसमें, ठीक है? हर मामा दुष्ट नहीं होता है, अच्छा भी होता है। मामा कोई दुष्ट नहीं होते, मामा सब अच्छे होते हैं। शाबाश बेटा, चंदा मामा, है ना? हाँ आपने सही कहा, चंदा मामा, शाबाश। बहुत कुछ कहना है माँ को कुछ कहना है? फोन पे बात करेंगे। वाह, बहुत अच्छी बात। मैंने उनकी लंबी बातचीत हुई, 10 मिनट 15 मिनट उनका ब्रेक पे फोन आया। सर यही है, और इसीलिए ये शो है, और कुछ नहीं। और तो बाकी सब बकवास है, सारे हाथी के दांत हैं। मैं तो सिर्फ इसीलिए खड़ा होता हूं कि कहीं 2 4 5 लोग चीजें मिल जाएं। यकीन मानिए मेरा, सच में कह रहा हूं आपसे, तो ऐसी कुछ चीजें बन जाएं और आपस में वो ब्रिज बन जाए तो वो सबसे अच्छा होता। कहां से आना हुआ सर आपका? सर मैं नजफगढ़ से आया। क्या नाम हो गया सर? संजय पांडे। संजय पांडे जी। और आपका सर?
सर चंदन यादव। चंदन यादव जी, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं नजफगढ़ से हूँ, कमांडो चंदन यादव, आर्मी रिटायर्ड हूँ सर। आर्मी रिटायर्ड है? 26/11 विजेता सर। हाँ जी, 26/11 विजेता सर। अच्छा जी, अच्छा जी, नमस्ते सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मेरे शो में आए, हमारा शो का जो है 4 चांद लग गए सर। थैंक यू सो मच कमांडो साहब, और थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले पत्रकार बंधु आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप अपना शो इतना बेहतर चलाते हैं, पूरे दिल्ली वालों का दिल और देश का दिल जीतते हैं। देखिए, जो बच्चे की ये स्थिति हुई है, एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे और ये मैसेज देना चाहता हूँ, बहुत आपाधापी है। हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, इतना बिजी हो गया है, हर माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश शायद अच्छी नहीं कर पा रहा है। अगर वो परवरिश अच्छी कर दे, ठीक है, हम अपने बच्चे को बहुत बेहतर व्यवस्था देना चाहते हैं, शायद हमारे बाप हमें नहीं दे पाए, इसलिए हम बहुत बेहतर अपने बच्चे को देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं दे पाए, वो देना चाहते थे, उनकी कमियां रहीं, उनके पास उतनी व्यवस्था नहीं थी, पैसे की कमी थी। धान गेहूं खेती करने वाले लोग कुछ कर नहीं पाए अपने बच्चों के लिए, उनको पछतावा है, प्रायश्चित है। लेकिन अभी अपने बच्चों के लिए अपना प्राण तक आहुति देने वाले माँ बाप सब कुछ दे देना चाहते, सिर्फ टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अच्छी परवरिश ना होने। अंदर आ जाओ भैया, तुम जल्दी अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। कभी कभी लोग मिलते हैं अच्छे, सादे सच्चे। आ जाओ, अंदर आ जाओ। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। सब कुछ प्राण तक देने को तैयार हैं पेरेंट्स, लेकिन टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं और उस संदर्भ से जोड़ भी नहीं रहा हूं, मैं वो बात पुरानी हो गई। मैं ये सच कह रहा हूं आपसे कि तमाम सारे लोग हैं, सब कुछ है, पेरेंटिंग में टाइम नहीं है। बच्चों की बात बच्चे कहना चाहते हैं, लेकिन ना तो पिता के पास टाइम है, ना तो माता के पास टाइम है, और बच्चों के हाथ में फिर अब मोबाइल है और वो मोबाइल में व्यस्त हैं। बच्चा रोता है तो मोबाइल दे दिया जाता है। सर कहां से आना हुआ? हम बनारस से आल भाई। हाँ जी, बोलिए। इसमें जो आप कह रहे हैं कि अभी पेरेंट्स के पास समय नहीं है, लेकिन पेरेंट्स आज के दिनों में बहुत ढेर सारा बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने तो कह दिया सर, प्राण देना चाह रहे हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि जब हम लोग अपने समय में थे, हमारे माता पिता लोग थे, तो वो पढ़ाने के लिए बस ये कहते थे कि बेटा आप स्कूल चले जाओ, आपको थोड़ा बहुत सुविधा दे दी जाएगी, लेकिन उतना ध्यान पेरेंट्स नहीं दे पाते थे। फिर भी उस समय अच्छे संस्कार के लोग रहते थे, क्योंकि समाज के अंदर संस्कार उस समय था। आज समाज विकृत हो गया है, इसलिए समस्याएं हो गई हैं। देखो तब ये था, वो जमाना जो था, बच्चा रोता था तो माँ पूछती थी कि क्यों रो रहे हो, बहलाती थी। आज जब बच्चा रोता है तो मालूम है माँ क्या कहती है? हैं? जोर से बोलो। मोबाइल दे देती है। हैं? मोबाइल दे देती है। क्या दे देती है? मोबाइल। तुम्हारा मुंह भी मोबाइल जैसा है, मोबाइल दे दे। तो समझने की कोशिश करिए, ये चेंज जो वक्त का है, मोबाइल के बगैर हम रह भी नहीं सकते, लेकिन किसका कितना उपयोग करना है ये भी हमें मालूम है। इतना ज्यादा एक्सपोजर है, डिजिटली एक्सपोजर है, हम करें क्या? हम जहां रह रहे हैं इस व्यवस्था में मोबाइल दे देती है बच्चों को, खेलो मोबाइल, लो खेलो। तो बच्चा वहां से 3 साल का बच्चा मुझसे ज्यादा जानता है मोबाइल के बारे में। तो वो चीज समस्या है सर, उसको समझना पड़ेगा। हम आप सबको, अब वो वक्त आ गया जब हम सब आपको बात करनी पड़ेगी, शेयर करना पड़ेगा। और ये जो बात कर रहे थे हमारा समय और तुम्हारा समय, सर कोई समय नहीं है, ये हमारा भी वही था, तुम्हारा भी वही है, और जो ये मौजूदा समय है ये भी हमारा ही है। समाज इस तरीके से विकृत हुआ, अगर कोई घटना बंगाल में हो रही है, चाहे मणिपुर में हो रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो रही है, अगर सारे जो हमारे देश के प्रतिनिधित्व करने वाले एक साथ से आवाज आए तो इस समाज के अंदर सुधार हो सकता है। लेकिन मणिपुर में कुछ हो रहा है तो कोई एक आदमी आवाज नहीं उठा रहा है, बंगाल में हो रहा है तो कोई दूसरा आदमी आवाज नहीं उठा रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो कोई तीसरा आदमी आवाज नहीं उठा रहा है। अगर हमारे देश के सारे राजनीतिक, सारे समाज सेवी, सारे अच्छे लोग, अगर कोई भी बुरी घटना हो रही है, अगर एक भैया सुनो मेरी बात तुमने बहुत 100 पते की कही है, 100%, 1000% सही कही है। लेकिन मालूम ये है, दिक्कत बताएं क्या है, जिस समय और जिस स्थितियों परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, राजनीति, समाज सब तितर बितर है।